नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी हिंसा के वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उसके करीबी के लाइसेंसी हथियार से फायरिंग हुई थी। एफएसएल जांच में इसकी पुष्टि हुई है। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में बंद हैं। ताजा रिपोर्ट से घटना में आशीष मिश्रा के शामिल होने के आरोप और ज्यादा पुष्ट होते हैं। अजय मिश्रा अब तक दावे करते रहे हैं कि उनका बेटा घटना के वक्त मौजूद नहीं था। लखीमपुर हिंसा मामले में ताजा रिपोर्ट से केंद्रीय मंत्री के बेटे की मुश्किलें और बढ़ेंगी। एक रिपोर्ट के अनुसार फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में फायरिंग की पुष्टि हुई है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार आशीष मिश्रा और उसके करीबी अंकित दास के लाइसेंसी हथियार की बैलिस्टिक रिपोर्ट में फायरिंग की पुष्टि हुई है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर किसान 29 नवंबर को संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसमें करीब 500 किसान शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को अपनी बैठक के बाद इसका ऐलान किया। किसान मोर्चा की मीटिंग कुंडली बॉर्डर पर हुई। इसमें सभी बड़े किसान नेता मौजूद रहे। किसानों के आंदोलन का 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। बता दें 29 नवंबर से ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है। जिन अटॉर्नी जनरल एपीएस देओल का नवजोत सिंह सिद्धू विरोध कर रहे थे, उनके इस्तीफे को अब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंजूर कर लिया है। बता दें सिद्धू ने कहा था कि जब तक देओल को पद से नहीं हटाया जाता है तब तक वे पार्टी की कमान नहीं संभालेंगे। आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ने एक साझा प्रेस वार्ता को संबोधित कर इसकी जानकारी दी। पंजाब सरकार ने सोमवार को तरुणवीर सिंह लहल को एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। लहल राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के दामाद हैं। लहल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सरकारी मामलों में पंजाब सरकार का पक्ष रखेंगे। कहा गया है कि लहल की नियुक्ति के लिए एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल किया है। मुकेश चंद बेरी को भी एएजी नियुक्त किया गया है। रंधावा पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे थे। एक वक्त उनका नाम लगभग तय हो गया था, लेकिन फाइनल मोहर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर लगी। कहा जा रहा है कि रंधावा इससे नाखुश हैं। शायद उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए ही पंजाब सरकार ने उनके दामाद को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया है। वहीं श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के मुख्य सलाहकार हरचरण बैंस ने तंज कसते हुए कहा कि अब पंजाब में घर घर नौकरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि बेअंत सिंह का पोता अतुल नंदा की पत्नी सुखजिंदर सिंह रंधावा के दामाद जो पंजाबी रह गए वे सारे इनके नौकर हैं। रफाल विमान डील को लेकर फ्रांस की ऑनलाइन पत्रिका मीडिया पार्ट द्वारा ये दावा करने कि भारत की एजेंसियों के पास ये सबूत थे, यानी इसकी जानकारी थी कि रफाल बनाने वाली कंपनी डसॉ ने एक भारतीय बिचौलिया सुषेण गुप्ता को 65 करोड़ की घूस दी थी, जिससे भारत के साथ वो इस डील में मदद कर सके। इसके बाद भी सीबीआई ईडी ने कोई जांच या एक्शन नहीं लिया। अब इसी को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा राफेल डील में भ्रष्टाचार को दफनाने के लिए ऑपरेशन कवर अप चल रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 4 अक्टूबर 2018 को बीजेपी के पूर्व मंत्री और एक वरिष्ठ वकील ने तत्कालीन सीबीआई के निदेशक को दस्तावेज सौंपे। इसके बाद 11 अक्टूबर 2018 को मॉरिशस सरकार ने भी सीबीआई को दस्तावेज सौंपे और उसके बाद कोई जांच शुरू नहीं हुई, बल्कि आधी रात को आलोक वर्मा को हटा दिया जाता है और अपने चहेते नागेश्वर राव को उनकी जगह पर सीबीआई के निदेशक के तौर पर लाया जाता है। खेड़ा ने कहा कि सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को क्यों हटाया गया। उन्होंने कहा कि ये कोई 60-65 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रफाल डील में कथित घोटाले के आरोप लगाते हुए कहा कि ये मोदी सरकार का नहीं बल्कि निजी तौर पर मोदी द्वारा किया गया सौदा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के वक्त 126 रफाल खरीदने का सौदा हुआ था और एक विमान 526 करोड़ में खरीदा जाने वाला था, लेकिन मोदी सरकार ने बिना वायुसेना के परामर्श के विमानों की संख्या 126 से घटाकर 36 कर दी और एक विमान जो पहले 526 करोड़ में खरीदा जाने वाला था उसको 1670 करोड़ में खरीदा। यही नहीं, कांग्रेस के वक्त इस डील में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होनी थी, लेकिन इस डील में वो भी नहीं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने इस डील में रक्षा मंत्रालय की अनुशंसा को नजरअंदाज करते हुए खुद हस्तक्षेप करके डील में शामिल भ्रष्टाचार विरोधी क्लॉज भी हटवाया और ऐसा उन्होंने निजी तौर पर हस्तक्षेप करके किया।
रफाल कथित घोटाले को लेकर कांग्रेस ने कहा कि इस डील के बिचौलिए सुषेण गुप्ता के यहां से 2019 में खुद ईडी ने ऐसे कागजात बरामद किए जो डसॉ के साथ इस सौदे की डील करने वाली इंडियन नेगोशिएशन टीम के अति गोपनीय दस्तावेज थे। इसमें वो पत्र भी मिला जो डसॉ कंपनी के राइवल यूरोफाइटर ने अरुण जेटली को लिखा था कि वो बिड में 20% छूट दे सकते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इस रेड के दौरान ईडी को वो भी कागज मिला जो नोट बिचौलिए सुषेण गुप्ता ने कंपनी डसॉ को लिखा था, जिसमें लिखा था कि वो भारतीय पॉलिटिकल हाईकमान से आपकी बैठक करा सकता है। खेड़ा ने कहा कि ईडी ने इन सबूतों की जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। अति गोपनीय चीजें एक दलाल के पास मिलती हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी बताएं कि किसने ये कागज लीक किए हैं। 2015 में 2018 से आज तक सीबीआई ईडी ने जांच से कन्नी काटी और जांच से इनकार किया। रफाल घोटाले में मोदी ने अपनी भूमिका की जांच न करके सुषेण गुप्ता की खुलकर मदद की है। रफाल सौदा एक बार फिर सुर्खियों में है। एक फ्रांसीसी न्यूज पोर्टल पर सौदे में घूसखोरी की जानकारी सीबीआई को होने और उसे नजरअंदाज करने के मुद्दे पर सरकार की आलोचना के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तंज करते हुए कहा कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब है आई नीड कमीशन। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यूपीए के शासनकाल में हर सौदे के अंदर एक सौदा था और वह अभी भी हर सौदे पर सौदा कर रही है क्योंकि वह सौदा नहीं कर पाई। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने रफाल सौदे को लेकर राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल गांधी क्यों रफाल के मुद्दे पर लगातार झूठ बोलते रहे हैं और देश को गुमराह करते रहे हैं। पात्रा ने कहा कि अब ये साफ हो गया है कि 2007 से 2012 में जब कमीशन दिया गया कांग्रेस की ही सरकार थी। इसमें एक बिचौलियों का नाम भी आया है। एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के धुआंधार आरोपों के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि नवाब मलिक के परिवार ने अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से जमीन खरीदी है। उन्होंने कहा कि उनका यह खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। फडणवीस ने कहा कि सरदार शाह वली खान मुंबई में हुए बम धमाकों का गुनहगार है और वह इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। एक और शख्स सलीम पटेल है। फडणवीस ने कहा कि सलीम पटेल को दाऊद का आदमी बताया जाता है और ये शख्स हसीना पार्कर का ड्राइवर था। उन्होंने कहा कि सरदार शाह वली खान और सलीम पटेल ने कुर्ला में एलबीएस रोड पर 3 एकड़ जमीन बेची थी और इस जमीन को नवाब मलिक के रिश्तेदारों ने खरीदा था। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड से संबंध वाले बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा कि उनके जीवन में कभी भी इस तरह के उन पर आरोप नहीं लगाए गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह से अंडरवर्ल्ड के दबाव और ब्लास्ट आरोपी से कोई दबाव डालकर नहीं कुछ खरीदा है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी ने राई का पर्वत बनाने का काम किया है। इसके साथ ही मलिक ने कहा कि अब जब देवेंद्र जी ने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है तो कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये खुलासा करूंगा कि देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड से क्या खेल है। उन्होंने कहा कि फडणवीस के मुखबिर कच्चे हैं, उनको सही जानकारी नहीं दी गई है। मलिक ने कहा कि फडणवीस जी ने कहा था कि वो बम गिराएंगे, लेकिन वो बम तो आडंबर निकला, लेकिन मैं कल हाइड्रोजन बम गिराऊंगा और वो इसका इंतजार करें। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपने सारे समीकरणों को साधने में लगी हुई है। इसी दौरान आज सबसे अधिक चर्चा समाजवादी पार्टी के परफ्यूम यानी इत्र की रही। आज उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में पार्टी के एक नेता ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में इस इत्र को लॉन्च किया। पार्टी ने कहा कि ये इत्र 22 फूलों से बनाया गया है। कन्नौज के एमएलसी पप्पी जैन ने कहा कि ये समाजवादी इत्र 2022 में नफरत को खत्म करेगा। उन्होंने कहा कि जब आप इसे सूंघेंगे तो आप समाजवादी पार्टी की खुशबू महसूस करेंगे, आप भाईचारे और प्यार को महसूस करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कानपुर में महज 15 दिनों में 118 केस मिल गए हैं, जिनमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। कानपुर के अलावा कन्नौज में भी एक केस मिला है। इसके साथ ही यूपी सबसे ज्यादा जीका मरीजों वाला राज्य बन गया है। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश में आज़ादी के अनजान क्रांतिकारियों की खोज करेगा। अनजान क्रांतिकारियों से मतलब उन लोगों से है जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका जिक्र इतिहास में नहीं हो सका और इस वजह से लोगों को भी उनके संघर्ष के बारे में पता नहीं चला। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत संघ के स्वयंसेवक उत्तर प्रदेश के हर जिले से ऐसे अनजान क्रांतिकारियों के बारे में सूचना एकत्र करेंगे।
इसके बाद इनके बारे में लोगों के बीच चर्चा की जाएगी और अनजान क्रांतिकारियों के बारे में एक किताब भी प्रकाशित की जाएगी। अगले साल मार्च में 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन का कहना है कि पाकिस्तान दौरे को लेकर कुछ खिलाड़ी हो सकते हैं जो दौरे पर जाने में असहज हों। कुछ खिलाड़ी विशेषज्ञों की सलाह लेना पसंद करेंगे और कुछ इसको लेकर और जानकारी चाहेंगे। टिम पेन ने कहा कि हम इसको लेकर चर्चा करेंगे, खिलाड़ियों को सही उत्तर मिलेंगे और वो सहज महसूस करेंगे, तब ही हम एक अच्छी टीम के साथ इस दौरे पर जा पाएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।